यह लेक्चर नंबर 6 है। इसमें अध्याय वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश चल रहा है, जिसमें वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना और सतत आवेश वितरण का अध्ययन करेंगे। तो वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल पढ़ा हमने कूलाम के नियम में। वैद्युत बल का सूत्र निकाला था। सूत्र था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ये निकला। अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पर हम वैद्युत बल के लिए E लगा लेते हैं, क्योंकि विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इसलिए E लगा दिया। इसको लिख लेते हैं। अब ये वैद्युत बल का सूत्र होगा। ऐसी गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र लिखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम Fg लगा देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो G बराबर इसका होता है कैपिटल G m1, इसमें द्रव्यमान चलते हैं, m1 m2 बटे में R स्क्वायर। ये सूत्र होते हैं न्यूटन, दोनों के मात्रक होते हैं, बल के सूत्र हैं न्यूटन, ये भी न्यूटन। ये फॉर्मूले हैं दोनों के। अब देखो दोनों फॉर्मूलों में एक समानता दिख रही है कि दोनों में बटे में क्या है, R स्क्वायर है। यहाँ पर भी R स्क्वायर है। तो ये इनमें समानताएं ये दिखती है। एक समानताएं अगर देखी जाए वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में, समानताएं तो समानताएं के लिए पहली समानता यही दिखती है इसमें कि दोनों बल, ये दोनों बल वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण, दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। लिख सकते हैं दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, अब दूसरी बात आती है, दोनों बल होते कैसे हैं। जब दो आवेशों पर, जैसे ये एक कण है कोई और एक ये कण है, बल लगते हैं तो कहाँ से लगते हैं, इनके केंद्र से। जैसे इतना बड़ा हम आवेश मान लेते हैं, ये इसका केंद्र होगा, ये कोई कण है और इनका ये केंद्र में क्या है, ये केंद्र है। तो इनके केंद्रों से बीच की दूरी दी जाती है, लेकिन ये दूरी क्या होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए इसे नगण्य मानकर छोड़ा जाता है। तो ये इनके केंद्रों पर ये बल कार्य करते हैं। कौन सा बल, Fe। ऐसी पिंड लिए जाए या द्रव्यमान के, मान लो ये m1 और m2 द्रव्यमान के हैं, तो ये बल क्या होगा, Fg। यानी कि दोनों बल कैसे होते हैं, केंद्रीय होते हैं, केंद्रीय के साथ संरक्षी बल होते हैं। दो आवेशों के बीच में आप इन आवेशों को दोबारा हटा लो, फिर दोबारा रख के देखो, तब भी उन्हीं के बीच में उतना ही बल लगेगा। दोनों बल कैसे होते हैं, केंद्रीय तथा संरक्षी होते हैं। तो हम दूसरा पॉइंट इनकी समानताओं में लिख सकते हैं, दोनों बल केंद्रीय तथा संरक्षी होते हैं, बल है, केंद्रीय तथा संरक्षी बल है। तो ये दोनों में समानताएं होती हैं वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। अब इनकी असमानताएं देखते हैं। इनमें असमानताएं क्या होती हैं, असमानताएं देखो, असमानताएं देखने के लिए क्या क्या असमानताएं होती हैं। पहली बात देखो, एक तरफ लिख लेते हैं वैद्युत बल को स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आवेश जो होते हैं स्थिर होते हैं। आवेश स्थिर होने के कारण इसे स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। वैद्युत बल एक तरफ लिख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल।
गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखते हैं इनमें अंतर या असमानताएं क्या होती हैं। पहली असमानता ये होती है कि वैद्युत बल जो होता है किसके कारण, आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। आवेशों, या कह सकते हैं वैद्युत बल दो आवेशों के बीच कार्य करता है। पहला पॉइंट, वैद्युत बल दो आवेशों के बीच कार्य करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल में लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या यह बल दो पिंडों के, ये देखो पिंड है m1 और m2, तो दो पिंडों के बीच कार्य करता है या लगता है। पहला पॉइंट तो ये बन जाता है। दूसरा पॉइंट इनका अंतर ये बनता है वैद्युत बल, ये ऊपर वाला वैद्युत बल में बताया था जब वैद्युत बल पढ़ाया, तो वैद्युत बल जो होता है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। कैसा होता है ये, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, जबकि ये क्या होता है, ये द्रव्यमान के कारण हो रहा था, लग रहा था, ठीक है। दूसरा इसमें केवल आकर्षण, तो दूसरा अंतर ये बन जाता है वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, यानी आकर्षण बल ही इसमें केवल लगता है। इसके बाद देखो तीसरा पॉइंट असमानताएं में लिख सकते हैं। जब वैद्युत बल को पढ़ाया था तो आवेश, दो आवेश लेते थे Q1 और Q2, उनके बीच हम माध्यम को भी देखते थे। जैसे जैसे माध्यम बदलता था, माध्यम बदलने के साथ साथ इस वैद्युत बल का मान भी बदल जाता था। यानी कि लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट, दोनों आवेशों के मध्य, यह बल दोनों आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। वैद्युत बल में लिखेंगे यह बल, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल में लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के, दोनों पिंडों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ये तीसरा अंतर हो गया या असमानता हो गई। इसके बाद चौथी देखो असमानता क्या होती है इसकी, चौथी, अब वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल को अगर देखा जाए यहाँ से, वैद्युत और गुरुत्वाकर्षण, तो देखो पढ़ा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए ही हम देखते हैं वैद्युत बल को। तो इनमें तुलना कर लेते हैं। तो तुलना कैसे, किस सूत्र से की है, इसी सूत्र से तुलना की जाती है। जब इसको हम हल करते हैं, जैसे Fe बटे में Fg, जब हम वैद्युत बल में गुरुत्वाकर्षण बल का भाग लगा रहे हैं इसका, तो देखो क्या प्राप्त होगा हमें, तो यहाँ से r और r क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, r स्क्वायर से r स्क्वायर बचेगा क्या, इसका मान क्या होता है 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9, और इधर बचेगा Q1 Q2 बटे में, इधर क्या बचेगा, जी का मान होता है 6.67 × 10 की पावर -11। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो जब गुरुत्वाकर्षण वाला पढ़ाया गया। ये जी का मान ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे सर हेनरी कैवेंडिश ने दिया था ये जी का मान। अब देखो इसको यहाँ पर क्या बचेगा, m1 m2, इस फॉर्मूले से, इससे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच कितना बल लगेगा निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे निकालें, देखो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखा जाए दो इलेक्ट्रॉनों के लिए पहली बात बनती है नंबर 1, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर देखा जाए, दो इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या होगा, Q1 और Q2 का मान 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम ऋणात्मक होता है। ठीक, द्रव्यमान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, m1 बराबर m2 बराबर द्रव्यमान होता है इसका 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम।
आप ये मान रखोगे इसमें, जैसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा एफ ई बराबर लगभग में आएगा 10 की पावर 43 एफ जी। यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर देखा जाए वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की पावर 43 गुना अधिक होता है दो इलेक्ट्रॉनों के लिए। ये मान आप रख दो, इसमें रख के सॉल्व करोगे लगभग 1 गुणा कुछ 10 की पावर 43 आएगा ये मान। तो ये कितना हो गया, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 43 गुना होता है। किसके लिए, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए। अगर प्रोटॉनों के लिए देखा जाए, नंबर 2, दो प्रोटॉनों के लिए, दो प्रोटॉनों के लिए, दो प्रोटॉनों के लिए देखते हैं तो वहां पर प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, यही होता है Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम धनात्मक होता है ये मान। अब इसके बाद में द्रव्यमान क्या होता है प्रोटॉन का, M1 बराबर M2 बराबर द्रव्यमान इसका होता है 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। जैसे ये मान रखोगे इसमें तो यहां से निकल के आएगा एफ ई लगभग में बराबर 10 की पावर 36 एफ जी। यानी वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से 36 गुना अधिक होता है। किसके लिए, दो प्रोटॉनों के लिए। दो प्रोटॉनों के लिए अगर देखा जाए, अब देखते हैं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए देख लिया हमने, दो प्रोटॉनों के लिए देख लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए तो Q1 का मान क्या होगा, Q1 बराबर और Q2 बराबर, दोनों ही बराबर होंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक, लेकिन द्रव्यमान बदल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान क्या हो जाएगा, Me बराबर 1.9 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, जबकि Mp बराबर प्रोटॉन के लिए 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। आप इस फॉर्मूले में रखोगे तब इसका मान निकल के आएगा Fe बराबर लगभग में 10 की पावर 39 Fg। यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए देखा तो वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 39 गुना अधिक होता है। एक तो ये अंतर बन जाता है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। तो हमने वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के फॉर्मूले देखे और वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं देखी। समानता क्या थी, ये दोनों बल केंद्रीय तथा संरक्षी बल होते हैं। दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। इसके बाद हमने इनकी असमानताएं या अंतर देखे। अंतर में देखे वैद्युत बल में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों की प्रकृति होती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण की प्रकृति होती है। वैद्युत बल दो आवेशों के बीच कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है या लगता है। वैद्युत बल दो आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। चौथा पॉइंट, दो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से दो इलेक्ट्रॉनों के लिए 10 की पावर 43 गुना अधिक होता है, जबकि दो प्रोटॉनों के लिए 10 की पावर 36 गुना अधिक होता है, और जबकि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए 10 की पावर 39 गुना अधिक होता है। तो ये था वैद्युत बल और वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। अब देखते हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है, सतत आवेश वितरण
यदि किसी चालक को, हम लिख सकते हैं पदार्थ भी चालक होना चाहिए वो, यदि किसी चालक को हम आवेश देते हैं, जैसे ये एक चालक है, ठीक है, ये एक चालक, इसको हम आवेश देते हैं, जैसे हमने इसको आवेश दे दिया, ये इस तरीके से ये आवेश दिया। अब ये आवेश क्या होगा, यहीं पर बना रहेगा? नहीं, ये क्या होगा, ये प्लस इस प्लस को, ये वाला प्लस इसको दूर हटाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। ये आवेश ये प्लस वाला दूसरे प्लस वाले को, ऐसे करके ये एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, जिसके कारण ये दूर हटेंगे। अब कहाँ तक दूर हट सकते हैं, इस दूर कहाँ तक हट सकते हैं, तो इस चालक के, ये गोलाकार चालक लिया है, इस गोलाकार चालक के पृष्ठ तक आ सकते हैं। फिर पृष्ठ से दूर नहीं, तो इसलिए दूर नहीं जा सकते, इसलिए ये पृष्ठ पर आ जाते हैं। किस तरीके से आते हैं, पृष्ठ पर आ जाते हैं, इस तरीके से पृष्ठ पर आ गए। लेकिन इस तरीके से आते तो ये नहीं कि इतने भाग में हो जाएं, फिर भी ये एक दूसरे पर क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, तो एक दूसरे को दूर हटाएंगे। जब दूर हटाएंगे तो किस तरीके से इस पर वितरित हो जाते हैं, इस तरीके से वितरित होते हैं, जैसे ये इस तरीके से ये वितरित हो जाते हैं, गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाते हैं या वितरित हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, इसको हम लिख भी सकते हैं, किसी चालक को बोल सकते हैं, किसी चालक को आवेश देने पर, किसी चालक को आवेश देने पर चालक के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है, इसे ही सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो ये परिभाषा बनती है। अब बात आती है, हमने यहाँ परिभाषा हो गई चालक, यदि अचालक हो तो किसी अचालक को दिया, ये एक अचालक है, अचालक, अचालक मतलब कोई ले लेते हैं, ऐसे प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक का है, इसको अगर आवेश देते हो आप, तो इस पर आवेश क्या होगा, ये आवेशित तो हो जाएगा, इसको आवेश मिल जाएगा, दिया जाएगा, लेकिन ये आवेश क्या होगा, एक ही जगह बना रहेगा, फैलेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आवेश चल नहीं सकता। आवेश क्या होता है, केवल चालक में ही आवेश क्या होता है, चलता है, और इसमें आवेश चल नहीं सकता, इसलिए एक ही जगह पर बना रहेगा, लेकिन आवेशित हो जाएगा, इसको आवेश दिया जा सकता है, लेकिन आवेश इस पर फैलेगा नहीं। ये अचालक पे, अचालक को भी आवेशित किया जा सकता है, लेकिन अंतर क्या है, इस पर आवेश क्या होगा, चलेगा और एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। तो ये था सतत आवेश वितरण। अब सतत आवेश वितरण जो है तीन प्रकार से होता है, तीन प्रकार से ऐसे होता है, तीन प्रकार के ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये एक हमने छड़ ली, तो ये कैसी है, ये छड़ ली या एक रेखा ऐसे खींच देते हैं, ये क्या है, इसकी लंबाई होगी, इसमें क्या होगी, लंबाई होगी, तो इस पर आवेश जब चलेगा, जैसे आवेश यहाँ दिया गया इस तरह, तो आवेश क्या होगा, एक रेखा के अनुदिश चलेगा, एक रेखा के अनुदिश चलेगा। और यदि हम ऐसे कुछ ले लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ले सकते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है, इसमें केवल लंबाई है, तो इस पर वो आवेश दिया जाएगा, अगर यहाँ पर आवेश दे दिया गया, इसको ये आवेश दिया गया, तो ये यहाँ पर आवेश कैसा होगा, यहाँ पर आवेश इस दिशा में भी चलेगा इस पर, और इस तरफ भी फैलेगा, यानी ये लंबाई और चौड़ाई दोनों में फैलेगा। तो यह इससे पता चलता है आवेश का दूसरी तरीके से भी वितरण किया जा सकता है। अब तीसरा, किसी ऐसे पदार्थ को या चालक को आवेश दिया, ये ठोस है, ठोस गोला भी ले सकते हो, एक घनाकार हमने वस्तु ले ली, इसको अगर दिया जाए आवेश, तो इस पर आवेश क्या होगा, लंबाई में भी चलेगा, चौड़ाई में भी चलेगा, और ऊंचाई में भी या उसकी मोटाई में भी चलेगा, यानी कि तीन तरह, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, ये लंबाई चौड़ाई में, और ये चल रहा था लंबाई में। इसलिए इस आधार पर आवेश का वितरण तीन प्रकार से होता है। देखो कौन कौन सा, नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण। नंबर 2
पृष्ठीय आवेश वितरण, आवेश वितरण। और नंबर 3 आयतन, आयतन आवेश वितरण, आवेश वितरण। ये 3 तरीके से होता है। अब रेखीय आवेश वितरण को कैसे समझ सकते हैं? जब किसी वस्तु पर या पदार्थ पर, जब किसी पदार्थ पर, पदार्थ कैसा होना है? चालक। जब किसी पदार्थ पर आवेश एक रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है, उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। परिभाषा जैसे ये है, जब किसी पदार्थ पर आवेश एक रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है, उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ऐसी पृष्ठ में देखेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण में लिखेंगे किसी पदार्थ पर जब आवेश लंबाई तथा उसकी चौड़ाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है, उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। आयतन में लिखेंगे, आयतन में इसी प्रकार लिखेंगे, जब आवेश किसी ठोस, गोलाकार या घनाकार वस्तु में उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है, उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ऐसे इनकी परिभाषाएं ये बन जाएंगी। अब इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं? जैसे इसको रेखीय, इसी से बना है। जब ऐसा वितरण होता है, रेखीय आवेश वितरण होता है, तो रेखीय आवेश घनत्व, ये बनता है रेखीय आवेश घनत्व देखा जाता है। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्ब्डा बराबर फॉर्मूला इसका होता है Q/L। ये फॉर्मूला होता है, Q आवेश है तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। तो यहाँ से रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा भी लिख सकते हैं हम। लिख सकते हैं किसी पदार्थ की, लिख सकते हैं किसी वस्तु की भी बोल सकते हैं, किसी पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह इसका भी फॉर्मूला बनता है पृष्ठीय आवेश घनत्व को, इसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा बराबर फॉर्मूला इसका होता है सिग्मा बराबर Q/A। मात्रक इसका बन जाता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी भी परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर Q/A। ये फॉर्मूला इसका बनता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का। इसके बाद आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश इसी से बनता है आयतन आवेश वितरण। तो घनत्व देखा जाता है कितने पास आवेश वितरित हो रहा है, तो इसको लिखते हैं आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। अब आयतन आवेश घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं, रो से। तो रो बराबर फॉर्मूला इसका हो जाता है Q/V, मात्रक वही कूलाम, ठीक, प्रति यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब। तो इससे यहाँ से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जब किसी ठोस पदार्थ को, जब किसी ठोस पदार्थ को, या बोल सकते किसी पदार्थ को, जब किसी ठोस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन पर एक समान रूप से वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। उस पदार्थ का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। फिर से देखो एक बार समझ लेते हैं। किसी पदार्थ के
प्रति एकांक आयतन पर एक समान रूप से वितरित आवेश को उस पदार्थ का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये तीनों की परिभाषाएं थी। अब इनके फॉर्मूले के अध्ययन में अगर इनको ध्यान में रखकर वैद्युत बल का फॉर्मूला निकाला जाए, यानी ये रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल का फॉर्मूला निकाला जाए और पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल का फॉर्मूला, इनके लिए क्या निकलेंगे फॉर्मूले, तो वो देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। जैसे हमने कि ये एक हमने छड़ ले ली और इसको आवेश दिया। जैसे इसको आवेश दोगे तो इस पर आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा, ये एक समान रूप से इस पे वितरित होगा। अब इसमें देखा जाए इस खंड की लंबाई मान लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है। इसकी लंबाई क्या है, कैपिटल एल, कैपिटल। अब इसको हम छोटे भागों में बांटते हैं। प्रत्येक छोटे खंड के भाग की लंबाई मान लिए डी एल है। छोटे छोटे खंडों में हमने बांटा है जिसकी लंबाई क्या है, डी है। खंडों में बांटा है, जैसे कि एक ये खंड है, इस पर आवेश देखा जाए तो आवेश क्या होगा, सूक्ष्म आवेश। पूरे का क्यू है तो इतने भाग का क्या माना, डी क्यू है, और इसका नाम दे देते हैं ए। इसी भाग की लंबाई डी एल है, इतने ही सूक्ष्म खंड की। अब इसको अगर हम अक्षों के अनुदिश देखें, ये वाई अक्ष एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, देखें तो ये मूल बिंदु होता। मूल बिंदु के सापेक्ष अगर इसको देखा जाए ये, तो इसकी दूरी हम मान लेते हैं r1 है, ये स्थित सदिश इसका। अब इसके पास क्या करते हैं, एक सूक्ष्म आवेश जिसे हम कहते हैं धन परीक्षण आवेश Q0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे बहुत सूक्ष्म होता है, इसको अगर किसी के क्षेत्र में ले जाते हैं किसी आवेश के पास, तो ये तुरंत प्रभाव दिखाता है कि उसके चारों ओर कितना क्षेत्र उत्पन्न है, कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है ये। तो हम एक सूक्ष्म आवेश लेते हैं जिसे हम कहते हैं धन परीक्षण आवेश। तो ये हमने ले लिया Q0, ये लिया यहाँ पर Q0, ये धन परीक्षण आवेश। अब इसके बीच की दूरी है, मान लेते हैं ये R है, R है, वेक्टर का निशान है, तो जिसका दिशा क्या है, ये। यहाँ से मूल बिंदु से इसकी दूरी देखी जाए, ये स्थित सदिश देखा जाए, तो इसका स्थित सदिश क्या होगा, इसका R2 मान लेते हैं, ये स्थित सदिश इस तरीके। अब इसका देखो हम कूलाम बल या वैद्युत बल का सूत्र निकालते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं इसी से। अच्छा देखो यहाँ पर अगर इसको लिखा जाए इस दूरियों के हिसाब से लिखते हैं तो क्या होगा, इसकी दिशा किस ओर है, O से A की ओर है, तो ये R1 वेक्टर लिख लिया। फिर इसी दिशा में इस तरफ गई ये दिशा, तो A से इस बिंदु का नाम दे देते हैं V, B की ओर दिशा है, तो इसको हम प्लस में लिख लेते हैं R वेक्टर। फिर इसके बाद इसकी दिशा देखो B से O की ओर होनी चाहिए तो हम प्लस में लिखते हैं, लेकिन दिशा क्या है, O से B की ओर है, विपरीत है। जिसको हम क्या कर सकते हैं, बराबर में करके उस तरफ लिख सकते हैं R2 बराबर। यहाँ से अगर R का मान निकाला जाए तो R वेक्टर बराबर क्या निकलेगा, R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर। इसका अगर परिमाण निकालें तो R बराबर R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर, ये निकलेगा। अब देखो इसी के आधार पर इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, वैद्युत बल का फॉर्मूला जानते हो, F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एफ, या इसकी जगह के भी लिख सकते हैं, स्मॉल के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या लिखा है, आवेश लिखे जाते, तो आवेश कौन कौन से, यहाँ पर आवेश क्या होगा, ए बिंदु पर dq, इस पर आवेश क्या है, बी पर, इनटू में Q0, बटे में दूरी क्या होगी, ये दूरी इनके बीच की दूरी परिमाण में लिखते हैं, दूरी क्या है, r होगी, और यहाँ क्या लिखा जाता है, स्क्वायर। और यहाँ पर सदिश रूप में जब इसको हम लिखते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है r कैप, इस तरीके से। ये तो इसका परिमाण हो गया है, ये एकांक वेक्टर लगा दिया गया, ये इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसी को F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, इसको हम लिख सकते हैं Q0 इनटू में dq बटे में r। देखो इसको हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बताया था जब हमने कूलाम का
नियम का सदिश रूप पढ़ाया है, तो आर वेक्टर बराबर क्या होता है, आर कैप बराबर, यानी कि एकांक सदिश बराबर क्या होता है, आर का एकांक सदिश बराबर आर, ये होता है फॉर्मूला। या इसको वेक्टर लगा के परिमाण में लिखो, तो यहीं से इसका मान निकाल सकते हैं। इसको अगर रखा जाएगा इसकी जगह, तो यहाँ क्या हो जाए, स्क्वायर है, तो आर का बटे वाले गुणा क्यू हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर, ये निकल आया। अब क्या करते हैं, यहाँ से मान उठा के रखते हैं इसके, तो आर वेक्टर का मान आर वेक्टर की जगह और इसका मान इसकी जगह रखोगे तो क्या मिलेगा, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू नॉट डी क्यू बटे में आर की जगह रखोगे तो R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर, और घात कितनी है 3, इधर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर। अब हम देख किस पे रहे हैं, लंबाई के अनुदेश आवेश वितरण हो रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर डी क्यू बटे में एल। अगर इस बिंदु के लिए निकालें, इस बिंदु पे ए पर, तो क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व क्या निकलेगा, तो निकलेगा लैम्डा बराबर डी क्यू बटे में इस छोटे से भाग का की लंबाई क्या होगी, क्या है, छोटे से भाग का आवेश डी क्यू है, लंबाई क्या है डी एल, तो हम क्या लिखेंगे डी एल, आवेश घनत्व क्या निकलेगा, इस छोटे से भाग का है बिंदु ए का, तो ये निकले। यहाँ से हम डी क्यू का मान निकालें, डी क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू में डी एल। अब यही मान उठा के कहाँ रख दें, हम डी क्यू की जगह रख दें यहाँ पर, इसमें चाहे इसको डाल लेते हैं समीकरण, इसमें रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो देखो क्या एफ का मान मिलेगा, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू नॉट, और डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू में डी एल बटे में R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर मोड में घात 3 इंटू में R2 वेक्टर माइनस के R1, ये हमने बिंदु ए पर निकाल लिया है इस सूक्ष्म भाग। अगर संपूर्ण की बात करी जाए, संपूर्ण, यहाँ संपूर्ण क्षण के लिए, क्षण है ये, क्षण के लिए या चालक के लिए, पदार्थ के लिए जो भी देखा जाए, तो क्या होगा इसके लिए, संपूर्ण के लिए देखो इसको हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर बराबर, इस क्यू नॉट को बाहर कर लिया, क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पृष्ठीय समाकल का, सॉरी रेखीय समाकल का निशान। तो यहाँ पर रेखीय समाकल कब बनेगा, जब ये पूरी लंबाई के लिए हम देखेंगे, इसकी लंबाई क्या मानी थी हमने एल। इसके बाद ये लिख देते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, लैम्डा बटे में, लैम्डा बटे में या लैम्डा यही कोष्टक में ये भी लिख लेते हैं, R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर बटे में R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर मॉड में और घात 3 इंटू में डी है। तो ये सूत्र निकल के आता है वैद्युत बल का सदिश रूप में रेखीय आवेश वितरण में, ये सूत्र ये निकल के आया रेखीय आवेश वितरण के में आवेशों के बीच क्या बल लगेगा। अब हमें ऐसे निकालते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए, ऐसे आयतन आवेश वितरण के लिए। तो देखो इसको साफ कर देते हैं, अब इसके बाद देखो यहाँ पर देखते हैं, तो इसके लिए देखते हैं, इसमें हम कोई ऐसा पदार्थ लेते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, इसको लिया। आप इस पर इसको आवेश जब देंगे तो इस पर आवेश क्या होगा, एक समान रूप से वितरित होगा इसके पृष्ठ पर, ये एक समान। तो हम एक बिंदु ले लेते हैं, जैसे हमने एक बिंदु ये ले लिया, इस बिंदु का नाम है ए,
ए बिंदु का नाम है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, डी ए, इसका आवेश क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, और इस पूरे का क्षेत्रफल है ए, पूरे भाग का क्षेत्रफल है। इसको लिया तो इसको हम ऐसे करके दिखाते हैं। फिर यहाँ से R1 इसके समीप ले जाते हैं कोई Q0 आवेश, धन परीक्षण आवेश, तो इसके बीच की दूरी मान लेते हैं R वेक्टर, वही R वेक्टर। इसके बाद में यहाँ से इस मूल बिंदु से ये दूरी मान लेते हैं R2। तो बिल्कुल वैसे ही इसको करेंगे, ये y, ये x और ये z। तो यहाँ से सीधे निकालते हैं, भाई लिख सकते हैं, भाषा वही लिखेंगे। माना एक पदार्थ है जिस पर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है, जिसके सूक्ष्म खंड के भाग का क्षेत्रफल dA है और आवेश dQ है। इसके समीप एक धन परीक्षण आवेश Q0 लाते हैं, तो इनके बीच वैद्युत बल Q है, तो आवेश dQ द्वारा Q0 पर आरोपित वैद्युत बल का सूत्र देखो, सूत्र बनता है इसका F वेक्टर बराबर वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में, यहाँ भी वही होगा Q0 इंटू में dQ बटे में, बीच की दूरी क्या है, वही R है, परिमाण लिखेंगे इसका तो R, और यहाँ पर R कैप। बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे इसको भी, तो F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q0 dQ बटे में, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ R स्क्वायर है, अभी RQ हो जाएगा, और यहाँ R वेक्टर। फिर क्या करेंगे, यही मान, वही जो मान लिखे थे अभी, R वेक्टर बराबर क्या था, R2 माइनस के R1 वेक्टर में जो परिमाण निकाला था, तो R2 माइनस के R1 परिमाण में लिखे थे। इनके जब मान लिखोगे और साथ ही साथ यहाँ से देखो सूक्ष्म मान निकालेंगे। अगर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व का, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाए, बिंदु ए पर देखा जाए तो आवेश क्या है, dQ है, और बटे में क्षेत्रफल क्या होगा, dA। यहीं से मान निकाल लेंगे, dQ बराबर निकल के आए थे सिग्मा इंटू में dA। ये सब मान कहाँ रखें, यहाँ पर रखेंगे। इसमें रखोगे तो F बराबर क्या मिलेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q0 dQ की जगह क्या लिखेंगे, dQ की जगह लिखेंगे सिग्मा इंटू में dA, और बटे में RQ की जगह क्या लिखेंगे, R की जगह ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा R2 माइनस के R1 वेक्टर में मॉड घात 3, यहाँ पर हो जाए R2 माइनस के R1, इस तरीके से। और संपूर्ण पदार्थ के लिए, क्षण के लिए जो भी लिख रहे, संपूर्ण पदार्थ के लिए संपूर्ण पदार्थ के लिए तो F वेक्टर बराबर Q0 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पृष्ठीय समाकल का निशान, और ये क्षेत्रफल के लिए देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा और कोष्टक में R2 माइनस के R1 वेक्टर बटे में R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर की घात 3 इंटू में DE। ये इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए सूत्र, पृष्ठीय आवेश वितरण में आवेशों के बीच लगने वाला बल के लिए सूत्र। इसी प्रकार हम आयतन आवेश वितरण के लिए में निकाल सकते हैं कूलाम बल का सूत्र, किसी बिंदु पर कितना कूलाम बल या वैद्युत बल निकलेगा। तो देखो इसमें क्या, एक ऐसा पदार्थ लेते हैं, ठोस पदार्थ जिसमें लंबाई चौड़ाई तीनों ऊंचाई, ये हमने ले लिया इस तरीके से एक घनाकार। अब एक घनाकार ले लिया तो यहाँ पर इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, एक समान रूप से आवेश इस पर वितरित है।
ये देखो, अब इसको देखेंगे तो इसके समीप एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट लाते हैं। ये x, ये y और ये z, ये मूल है। अब इनकी दूरियां अगर लिखें तो इसका इस भाग को a नाम दे देते हैं, इसका आवेश क्या होगा dq, इस भाग की लंबाई इस भाग का आयतन dv, इस छोटे से भाग का आयतन dv, इसकी r1 ये इस दिशा में है, ये r वेक्टर इस दिशा में, और ये o से b की ओर, इसकी दिशा r2 वेक्टर, बिल्कुल सेम वैसे ही ये लिख लिया। आप तो इसको भी करते हैं सॉल्व। देखो इसको सॉल्व करेंगे, भाषा वैसे लिख लेंगे, माना एक घनाकार या ठोस वस्तु है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, इसके किसी सूक्ष्म खंड में वितरित आवेश पर वैद्युत बल के लिए व्यंजक निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे बिंदु ए पर आवेश dq के कारण आवेश q नोट पर आरोपित बल, क्या निकलेगा बल का, वही F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में यहाँ वही q नॉट इंटू में dq बटे में वही फिर r स्क्वायर इंटू में r कैफ। फिर इसको हल करोगे तो F बराबर वही बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में q नॉट और dq बटे में यहाँ rq हो जाएगा और यहाँ r वेक्टर। फिर हल करेंगे वही चीज इसको देखा गया, तो यहाँ से r का मान क्या निकलेगा, r वेक्टर बराबर r2 माइनस के r1 वेक्टर। तो प्रमाण में वही r2 माइनस के r1 वेक्टर का निशान ये इस तरीके से लिख देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, f वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट dq बटे में r2 माइनस के r1 वेक्टर में, ठीक, मॉडुलस में लिख लिया। इसके बाद इनटू में यहाँ r2 माइनस के r1 वेक्टर में ये। अब क्या करते हैं, इसके फॉर्मूला सूत्र इससे बनेगा, पृष्ठीय आवेश है तो सिग्मा बराबर, अब इस भाग पे बिंदु ए पे ले रहे तो आवेश क्या है dq, इस भाग का आयतन क्या है dv, तो यहीं से निकल आएगा dq बराबर रो इंटू में dv, रख देंगे यहाँ पर, तो F बराबर क्या निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में q नॉट रो इंटू में dv बटे में r2 माइनस के r1 और यहाँ पर हो जाएगा r2 माइनस के r1 वेक्टर में, संपूर्ण के लिए, संपूर्ण घनाकार पदार्थ के लिए, पदार्थ के लिए। इसके लिए अगर देखेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला इसका, तो यहाँ देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला बन जाएगा F वेक्टर बराबर q नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आयतन के लिए v, और फिर इसको लिखेंगे हम रो क्वेश्चन में r2 माइनस के r1 बटे में r2 माइनस के r1 वेक्टर में मॉड में लिखेंगे और घात 3, तो इनटू में क्या लिखा जाएगा dv। तो ये इसके लिए फॉर्मूला निकला। तो ये पढ़ा हमने रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, और किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल के लिए सूत्र भी इनके निकाले।